चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर, है ना। नाम चैप्टर का वेक्टर है, लेकिन एनसीईआरटी बुक या कोई बुक में ऐसे देखिएगा सिंपली तो वेक्टर चैप्टर का नाम नहीं दिया हुआ रहता है। एनसीईआरटी में वेक्टर जो है ना 4 जगह दिया हुआ है। थोड़ा काइनेमेटिक्स में दिया है, फिर वर्क एनर्जी में दिया है, फिर रोटेशन में दिया है, अलग अलग जगह दिया है। तो वेक्टर क्या है, तो समझिए कि वेक्टर जो है ना ये मैथ है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और जो मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो याद कीजिए सबसे पहले अपने बचपन 1 क्लास में थे तो सबसे पहले मैथ में क्या सीखते थे, जोड़ घटाव गुणा भाग यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर जब आप 6 क्लास में गए होंगे तो एक नया तरह का जोड़ घटाव आया था, वेक्टर मतलब अलजेब्रा से। नहीं, ए प्लस बी 2a प्लस बी ये सब का जोड़ घटाव पढ़े। फिर 8वां जाते जाते उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए और 10th में भी तक पढ़ना था आपको, किसका, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 10th में तो एक क्वेश्चन भी आता है डिवीजन से हमेशा आने वेक्टर में। तो बात समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, तो पूरे फिजिक्स में, है ना, एक अलग तरह का मैथ यूज होता है, किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो हमारे फिजिक्स में जो यूज होता है ना उसका अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। यानी फिर से अब हम लोग को जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जो जोड़ घटाव होगा पिछले जो जोड़ घटाव पढ़े थे उससे थोड़ा भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। आसान ही है, बट हाँ क्लास छूट जाए या फिर रिवीजन करके नहीं आइएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा है, बस इतना समझ लीजिए। यानी कि आप सोचिए कि हर एक स्टेप पे जोड़ घटाव पढ़ना है अलग तरीके से। इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे वहां भी एक अलग तरह का एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। अब सोचिए आपको लग रहा हो कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, और कभी घर में बोल दिए किसी को कि हम आज जोड़ घटाव पढ़े हैं फिजिक्स में, तो सोच ले मम्मी पापा क्या समझेंगे आपके। यानी कि यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है ना बिल्कुल अलग तरह से करना है। वो कैसे करना है तो उसको एक क्लास में तो पता चलेगा नहीं, है कम से कम 2 4 10 क्लास पढ़ना पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। दूसरी बात, पूरा फिजिक्स जो है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर वेक्टर स्केलर की बात कीजिए तो एक ही चैप्टर में या फिर डिफरेंट चैप्टर में या फिर अलग अलग कहिए, जो टॉपिक, जो टर्म, जो कंसेप्ट वेक्टर से रिलेटेड होगा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिल्कुल अलग होगा। वैसे टॉपिक से, वैसे कंसेप्ट से या वैसे प्रॉब्लम से जो स्केलर के आधार पर चलता हो। तो स्केलर यहाँ नहीं पढ़ना है हम लोग को, लेकिन अभी डिफरेंस दोनों का जानना है कि स्केलर वेक्टर क्या है। तो स्केलर अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि स्केलर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि 6 7 8 9 10 4 साल जो मैथ पढ़े, 5 साल, 6 7 8 9 10 5 साल जो मैथ पढ़े आप, वो स्केलर अलजेब्रा पढ़े थे। अलजेब्रा में स्केलर टर्म का अलजेब्रा था। अब आपको यहाँ पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसलिए शॉर्ट में इसको वेक्टर कहते हैं, ऐसे इसका पूरा नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पढ़ना है 11th में। देखिए हम फिजिक्स वाले हैं तो हम मैथ उतना ही पढ़ाएंगे जितना फीस में यूज होता है, या उससे 10% एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट हैं मैथ लेंगे तो याद कर लीजिए कि 12th में वेक्टर अलजेब्रा की इतनी मोटी बुक आती है। वो बुक ही एक है, समझ लीजिए अलजेब्रा का, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग का एक बुक ही है, उसको आपको बनाना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ये चैप्टर पूरे फीस में सभी चैप्टर में मिलेगा। यानी जो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वो फिजिक्स के हर एक टॉपिक में आएगा, हर एक चैप्टर में आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इसका यूज नहीं होगा। यानी ये बेसिक है, लेकिन हमने कहा कि एनसीईआरटी में 3 4 जगह दिया है, लेकिन हम तो सबको एक ही जगह पढ़ाएंगे, है ना। और यहीं से आपका बुक भी चालू होगा, इसलिए एससी वर्मा सब लोग बुक ले लीजिएगा, है ना, हर हाल में। ठीक है।
तो बात समझ लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा। पहले टर्म पे इसमें कुछ पढ़ेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन जाने में अभी 2 क्लास लगेगा, है ना, उसके पहले अभी पहुंचेंगे नहीं, अभी बहुत सारा टर्म जानेंगे। यानी सिंपल और सारांश और समरी में आप इतना ही समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके बिना फिजिक्स में जोड़ घटा गुणा भाग करना मुश्किल है। जैसे मैं कुछ लोगों से पूछता हूं, देखिए पहले तो बिना नाम के ज्वाइन होइएगा ना, तो उनको हम रिमूव कर देंगे। अब हम बुलाएं SMGN89, बोलिए मैं कौन कीजिए आप, पहले नाम बदलिए, नहीं तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। मतलब नाम आपका वही है। चलिए कृति, आप माइक ऑन कीजिए अपना। यस सर। आप बताइए, 2 फोर्स है, 2 क्या है, फोर्स है। F1 एक फोर्स है, आपके पास ताकत है ना, कुछ बल होगा, ताकत होगा। मान लीजिए कि आपका ताकत जो है ना, आपका ताकत है जो 5 न्यूटन है, और मेरा ताकत है जो 6 न्यूटन है। आप बात समझ गए हम क्या कहना चाहे हैं? जो यस सर। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, आप बताइए कि ये 5 न्यूटन और 6 न्यूटन मिलके क्या होगा। बात समझिए ध्यान से अच्छी तरह से, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, बोलिए जल्दी से। 5 न्यूटन और 6 न्यूटन को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, बोलिए जल्दी से। 11 न्यूटन। वेरी गुड, माइक अपना ऑफ कर लीजिए। चलिए अरविंद के नाम से जो ज्वाइन है वो बोलेंगे, माइक ऑन कीजिए अपना। 5 न्यूटन और 6 न्यूटन मिलकर कितना होगा ऐड करने के बाद? 11 न्यूटन। वेरी गुड, अच्छी है। डॉली बोलेंगे। सर 11 न्यूटन। वेरी गुड। तो आप लोग का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, इसी को तो सिखाना है यहाँ पर कि जोड़ते कैसे हैं। अब सोच लीजिए, जोड़ने के लिए सिखाएंगे। आप लोग जानते हैं, सीधा सपना देखते हैं कि टॉप कैसे करेंगे, पहले ये देखिए कि रिजल्ट कैसे होगा। टॉप करने के लिए बाद में सोचिएगा। सोचिए कि आप लोग जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, अभी कितना लोग कितना आगे होगा पता नहीं, है ना। तो शुरुआत में आप लोग को लगता है कि एक बार सर बड़ा बड़ा प्रॉब्लम करवा दें, एकदम काम खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा प्रॉब्लम तभी बनेगा जब छोटा आपको आएगा। हमने कहा कि फोर्स 2 फोर्स है, 5 न्यूटन 6 न्यूटन, आप लोग 11 बोल रहे हैं ऑलवेज, लेकिन हम कहते हैं इसका आंसर 1 से लेकर 11 के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है। यही चीज अब सिखाएंगे, आप कब क्या होगा ये भी बताएंगे। 1 कब आएगा, 11 कब आएगा, 10 कब आएगा, 9 कब आएगा, ये कंडीशन है। एडिशन यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पढ़ना है, बस समझ लीजिए। पहले देखिए, हम डायरेक्ट आते वेक्टर पढ़ा देते, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बोले हुए, जानते आप पढ़ भी लेते, क्वेश्चन भी बना लेते, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से उठता कि इसका यूज क्या है। किसी चीज को जब पढ़िए ना, तो सबसे पहले उसके यूज के बारे में सोचिए। हम इसका यूज आम लाइफ में कहाँ करेंगे, हम इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या घाटा होगा। देखिए सब लोग पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी, कोई IIT की तैयारी, सपना रखे हुए हैं कि डॉक्टर बनना है, बहुत पैसा कमाना है बाद में, है ना। अब बहुत लोग हैं, बात समझा गया ना। तो वही कहने का मतलब है कि बहुत लोग हैं जो बहुत सोच करके पढ़ रहे होंगे। तो हर एक वर्क के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हर एक काम के पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो उसी तरह से हम समझाना, देखिए किसी भी चैप्टर में हम सबसे पहले इस बात पर जोर देते हैं, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं पढ़ेंगे तो क्या घाटा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। अगर ये चैप्टर बिना पढ़े हुए कोई 12th में डायरेक्ट कहेगा कि हमको फीस पढ़ लेना है, तो असंभव वाली बात है। पूरा पहले ही चैप्टर में उसको लोटपोट कर देगा ये वेक्टर अकेला, आपको कुछ समझने ही नहीं देगा। आप जोड़िएगा 6 5 11 और वहां लिखा रहेगा 6 5 8, क्या कीजिएगा, 6 5 मिलके 4 भी लिखल रहेगा, 5 भी लिखल रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ एडिशन पढ़ना डिफरेंट टाइप से,
और इसका आंसर जो होगा, इसका रिजल्ट जो होगा ना, इसका रिजल्ट जो होगा 6 + 5, और इसका रिजल्ट जो होगा 6 - 5 के बीच का होता है। यही चीज सिखाने में हमको 4 क्लास लगेगा। यानी यहाँ जोड़ सिखाने में किस कंडीशन में कैसे ऐड करेंगे उसको समझना है। देखिए शुरुआत में तो आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे, बहुत इजी लगेगा। धीरे धीरे 4-5 क्लास में हम लोग जेई लेवल तक चलेंगे, है ना, मेडिकल नीट जेई लेवल तक चलेंगे। फिर एडिशन समाप्त होगा तो सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे, और फिर तो सिंप्लीफिकेशन आप पढ़े ही होंगे। तो अब अलग तरह से यहाँ पढ़ना है। यानी कि हम आप लोग को ये समझा रहे हैं कि वेक्टर पढ़ने से क्या फायदा है, कि आपको जोड़ घटा गुना भाग करने आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आता है। कहे सर हमारा तो बेइज्जती कर रहे हैं, तो बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अभी आप पढ़े ही नहीं है, बेइज्जती क्या होने होने बात है, नया टेक्निक है। आप बताइए पांचवा छठा में, जब पांचवा में थे चौथा में थे तो जोड़ घटाव नहीं आता था, तो छठा में एक नया तरह का जोड़ घटाव अलजेब्रा पढ़े थे। फिर सातवां आठवां आठवां जाते जाते मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखे और 10 तक पढ़े। तो यहाँ भी पढ़ना था, लेकिन यहाँ हम 10 क्लास में पूरा पढ़ा देंगे और फिर पूरे फिजिक्स में इसका यूज करेंगे। और जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां पर भी उस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे हम। अगर भूल जाएंगे, बहुत सारा कंसेप्ट है, भूल जाएंगे तो उस चैप्टर में भी हम हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि हम लोग वेक्टर तो चालू कर रहे हैं, मेन हेडिंग तो वेक्टर ही होगा, है ना, वेक्टर। देखिए ये मेन हेडिंग तो आपका वेक्टर ही है, हमको वेक्टर ही चैप्टर में पढ़ना है। चूंकि क्यों, स्केलर आप एक से पहला से लेकर 10वां तक क्लास तक आप स्केलर फॉर्म नहीं पढ़े हैं, वेक्टर फॉर्म में कोई चीज पढ़े ही नहीं, अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। आप जानते हैं इस वेक्टर को फॉर्म को नहीं पढ़ने के चलते आपको 10th क्लास में बड़ा परेशानी होना पड़ता होगा। मैग्नेट में कहता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ईस्ट की ओर फेंक दिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की ओर है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, याद कीजिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाने अभी तक नहीं आता है। और वो वेक्टर का कंसेप्ट है, इसीलिए आपको वहां समझने में कष्ट हो रहा था, क्योंकि वेक्टर आप पढ़े नहीं है। और वेक्टर कंसेप्ट से वो डायरेक्ट आंसर तुरंत बदलता है, 3 से 4 सेकंड में आंसर निकलता है वो सब चीजों का। और आपको याद कीजिए एनसीईआरटी में 16 एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, अभी तक आपको कंफ्यूजन होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ईस्ट की ओर फेंक दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की ओर है, तब फोर्स का डायरेक्शन अप होगा कि डाउन होगा। याद कर लीजिए, ये चीज आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वहां क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमको पता है, हम भी पढ़े हैं, और वही क्वेश्चन आज से नहीं आ रहा, हमारे जमाने से वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में अभी तक है। क्योंकि एनसीईआरटी बदलता नहीं है जल्दी, है ना, उसका बुक को बदल देता था, क्वेश्चन जल्दी नहीं बदलता है, बहुत कम ही क्वेश्चन बदलता है। क्योंकि फिजिक्स में जो खोजें हो रही है ना, जो नया नया खोज हो रहा है ना, वो खोज आपके चैप्टर में पढ़ना ही नहीं। अब न्यूटन साहब में क्या खोज होगा, है ना, काइनेमेटिक्स में क्या खोज होगा, उसमें तो अब कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं बचा हुआ। जो खोज हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मॉडर्न में आपका मोबाइल आ रहा है, चार्जर आ रहा है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। वह इंस्ट्रूमेंट आपको 12th के सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, वो भी बहुत बेसिक पढ़ना है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है। तो फिजिक्स में जनरली सिलेबस आज से नहीं, 50 साल से वही सिलेबस है जो आपके पापा पढ़े हैं, हमारे पापा पढ़े हैं, वही फीस फिर अभी पढ़ना है, फिर आपको भी पढ़ाना है तो वही फीस पढ़ना है आगे। टेंशन मत लीजिए, इसलिए फीस लगभग वही है, क्वेश्चन भी नहीं बदलता है ना, थोड़ा बहुत बदलता है, स्टैंडर्ड बदलता है, लेकिन बात वही है। तो हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं। मेन चैप्टर वेक्टर ही होगा, लेकिन सबसे पहले अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या होती है, कहता है वैसे सभी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो और जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, किसको फॉलो करे, लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि वैसा सभी क्वांटिटी को आप नाप तोल सकते हैं, फिजिक्स के नियम का भी पालन करे, तब आपको फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। नियम पालन नहीं करेगा तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। अब डिफिनेशन सिंपल लिख रहे हैं, quantities, those quantity which can be measured and follow law of physics, क्योंकि फिजिक्स लिख रहे हैं, नहीं तो लॉ ऑफ साइंस लिखा जाता है,
लॉ ऑफ फिजिक्स इज known as physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। एकदम कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया होगा और सामने अच्छे से दिख भी रहा है। और कुछ लोग आज नया ज्वाइन किए हैं, उनको बता दूं कि जो भी अभी पढ़ा रहे हैं ना, आपके तरफ ऐसे तो वीडियो मेरे तरफ से गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सब चीज सिस्टम लगा हुआ हो सकता है आपके तरफ नेटवर्क कभी गड़बड़ हो, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि सारा वीडियो फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। आप उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा जितना बार देखना है देख सकते हैं। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, on the basis of direction, it can be divided into on the basis of direction, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यही दो आपको सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन और भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे एक होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, और भी तरह का होता है कलेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। तो सब आगे के सिलेबस में पढ़ना है, मतलब 11 12 में उसका यूज नहीं है। मेनली आपको 1 2 और फिर एक थोड़ा सा टेंसर, इसका यूज है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन के आधार पर स्केलर, वेक्टर और टेंसर में मेजरमेंट किया गया है। यहाँ टेंसर सम टाइम आपके सिलेबस में आ जाता है, लेकिन मेनली आपको वेक्टर पर ही स्ट्रेस देना है, स्केलर और टेंसर पर स्ट्रेस नहीं देना है, ये तुरंत गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तुरंत गायब होगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अरविंद कुमार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सॉरी ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन है। चलिए देखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ बाद में फिर वीडियो दोबारा देख के लिख लेंगे, है ना। लिखने के फेर में रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मेरी बात को सुनने की कोशिश करता है, ऐसे भी किसी भी चीजों को 4-5 बार पढ़ना होता है। एक बार अभी देख लीजिए, दोबारा फिर देख के लिख लीजिएगा, तो आपको हमेशा के लिए लर्न ही हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस की बात करते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे तरफ लिखेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक तरफ स्केलर एक तरफ वेक्टर की बात करेंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर गौर से समझते हैं तो ये बात कुछ कुछ तो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी पता है, फिर भी देखिए, है ना। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। दूसरा देखिए, पहले तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी है जो कभी डिक्रीज नहीं करता है, इट नेवर बी डिक्रीज, इट नेवर बी डिक्रीज। स्केलर क्वांटिटी कभी घटता नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इट मे बी डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब ये कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है, लेकिन वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करता है। जैसे एग्जांपल में आप खुद समझ लीजिए, आपका एज मतलब टाइम, ये भी मेजरमेंट का एक चीज है। तो टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं करता है,
ऐसा थोड़ी आपका अगर एज 15 साल हो गया तो घूर के फिर 12 साल हो जाएगा, वो कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है। जबकि वेक्टर जो होता है इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है। जैसे आपका ताकत, बल, फोर्स एक है वेक्टर। अभी आपका ताकत बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे से जवान हो रहे हैं। आप जवान से जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर ताकत घटेगा। तो फोर्स जो है इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन क्या बूढ़े हो जाए तो आपका टाइम जो है, एज जो है वो घट जाएगा? नहीं घटेगा। यानी कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, देखिए बहुत सारा चीज, देखिए जब इस तरह की बातें आती है ना तो बहुत सारा चीज को समझना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजों को लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय उसका फिर नहीं चलेगा। तो कैसे समझ में कब आएगा? जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब आ गया। अब 12th का कोई टॉपिक का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो नाम ही नहीं सुने तो समझेंगे कैसे? इंडक्टेंस, हेनरी, ये सब नाम सुने हैं? थोड़ा बहुत नहीं सुने हैं तो कैसे हम आपको उसके बारे में बताएं? अभी जो नाम थोड़ा बहुत सुने हैं उसी का एग्जाम्पल हम देने की कोशिश करते हैं। और फिजिक्स में तो डेली लाइफ का यूज होता है ना, वही फिजिक्स है। तो ये बात हो गया। अगला बात, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये समझते हैं ना पॉजिटिव शॉर्ट में लिखने का तरीका? पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन ये इट मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। याद कर लीजिए, बात को ध्यान से समझ लीजिए। इट मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से। देखिए इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो, लेकिन स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे आपका वजन, वजन यानी वजन नहीं, वो नहीं, मास वाला बात कर रहे हैं, 10 केजी के हैं कि 20 केजी के हैं, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी कह सकते हैं कि आपका वेट है जो -10 केजी है, अगर बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। क्या कभी बोल सकते हैं कि मेरा एज जो है -20 साल है? माइनस में कभी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जीरो में भी नहीं बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि मेरा एज अभी 0 साल का हुआ है, मेरा वजन 0 है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी जीरो और नेगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो वही लिखे हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि वेक्टर सब कुछ हो सकता है, डायरेक्शन पर आधारित करता है। अगर आप कहिए कि 5 मीटर पूरब की ओर गए हैं उसको पॉजिटिव माने हैं, तो 10 मीटर पश्चिम को जाइए तो उसको निगेटिव मानिएगा। आप 5 मीटर पूरब जाके 5 मीटर फिर पीछे पश्चिम आ जाइए तो जहां चले थे वहीं पर आ गए, तो आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। वो बात वेक्टर में अगर मेजरमेंट करेंगे तब, यानी जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए बहुत सारा टर्म यहाँ लर्न करना ही पड़ेगा आपको, कोई उपाय नहीं है। तो बात समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह सर रहे आपका हैं? वीडियो ब्लर आ रहा है। मेरा वीडियो ब्लर नहीं है, आपकी तरफ कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि हम यहाँ 2 चीज 3 चीज सिस्टम चालू किए हुए रहते हैं। ठीक है, वो जैसे ही ब्लड होता है तब मेरे को सबसे पहले पता चलता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हमने कहा ना कि इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर देते हैं, यूट्यूब पर एकदम क्लियर वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर से कभी कभी रहता होगा नेटवर्क आपके तरफ गड़बड़, है ना, इसके चलते भी होता है। ठीक है, यहाँ पर सबका नाम सामने, सबका सब कुछ दिखता है हमको, क्योंकि केवल पढ़ाते हैं इधर से, उधर एगो चीज सिस्टम लगाए हुए रहते हैं, है ना। इसलिए वहां पर सबसे पहले हमको दिखता है कि अगर ब्लड होगा तो नेट से वो कनेक्टेड है, ब्लड होगा तो सब जगह हो जाता है, मतलब सामने भी दिख जाता है हमको, तब हम यहाँ से कुछ करते हैं। और जब तक वहां नहीं दिखता है तो हम समझते हैं कि मेरा सही है, क्योंकि वहां पर देखिए मेरा वाला जो है रेड नहीं दिखा रहा होगा सिग्नल, जहाँ लिखा होगा फिजिक्स बाय इंजीनियर अविनाश सर, वहां पर रेड अगर पूरा दिख जाए तो समझिए कि मेरे तरफ से गड़बड़ है। ऐसे जनरली वो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल नेट से नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ सब कुछ सिस्टम लगाए हुए हैं आप ही लोग के लिए, गड़बड़ नहीं होने के लिए। लेकिन फिर भी, है ना, सिस्टम है, कभी कभी हो जाता है गड़बड़, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। बोलिए, दोबारा समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि पटना में जितने लोग पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है सिस्टम हम लगा दिए हैं, सबसे अच्छा सिस्टम। चलिए, जो पढ़ा रहे हैं वही, जो आपका बात कर रहे हैं ना वो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा यूट्यूब पर, अपना नाम बात सुन लीजिएगा ध्यान में बाद में। देखिए 4th नंबर में आते हैं। देखिए
सबसे पहली बात को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यह जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना। इट नेवर फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सम टीचर लिखाते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप दोनों एक ही चीज है। आप लोग देखिए कभी भी कोई चीज कंफ्यूजन में हो जाए, देखिए क्योंकि एक ही चीज को ना बहुत तरह से लिखाया जाता है और समझा जाता है। तो आप लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना। दो दोस्त अलग अलग जगह पढ़ते होंगे टीचर से, है ना। अरे वो सर तो ऐसे पढ़ा दिए हैं, ये सर ऐसे पढ़ा दिए हैं, लगता है कि किन्हीं का गलत है। गलत कोई नहीं पढ़ाते हैं, बस समझने और समझाने का तरीका होना चाहिए। देखिए कोई बुक का लैंग्वेज पढ़ाते हैं और कोई बुक का लैंग्वेज नहीं पढ़ाते हैं। बुक का लैंग्वेज बहुत टफ होता है। एनसी अगर आप एनसीईआरटी आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, लेकिन फीस का एनसीईआरटी बुक उलट लीजिए और पढ़ना चालू कीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उसका टफ लैंग्वेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और फिर वही कंपटीशन का क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज में रहता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक बहुत टफ लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा टर्म लिख देगा कि आपको समझने में परेशानी होगी, है ना। तो उसी को हम लोग इजी लैंग्वेज में सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इट नेवर फॉलो वेक्टर ऑफ एडिशन और इट फॉलो वेक्टर ऑफ एडिशन इसमें लिखते हैं। इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपके सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, वही एडिशन पढ़ेंगे ना, टर्मिनोलॉजी समाप्त होगा तो हम लोग करेंगे क्या। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यह रिप्रेजेंट करता है ए से, पी से, आप कुछ से आर से भी लिख सकते हैं, कुछ से भी लिख सकते हैं, ईटीसी से, इस तरह से लिखिएगा। मतलब स्केलर को सिंपल इस तरह से अलजेब्रा में यूज करते हैं। याद कीजिए 2a+3b a+b का होल स्क्वायर फार्मूला अभी तक रटे हैं आप लोग, a+b का होल क्यूब का फार्मूला पढ़े हैं, तो सब वो स्केलर अलजेब्रा था। अब वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या चीज से भाई रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एरो से, तीर लगा लगा करके जो भी लेटर लिखिएगा उस पर एगो एरो दीजिएगा, जो भी लेटर लिख दीजिए उस पर एरो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि एरो जो है, तीर जो है, ये डायरेक्शन बताता है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। आप कोई भी टर्म लिख लीजिए, एम पी क्यू ए बी सी जो लिखना लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर अलजेब्रा का रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्केलर में हम लोग सिंपल ऐसे पढ़ देते हैं, वेक्टर में हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे। अब एरो का क्या मतलब है वो आगे समझेंगे, इसको लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर में हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा, यानी फोर्स को अगर लिखते हैं तब फोर्स को आप एफ से लिखिएगा, ऐसे एफ पर एरो ऐसे लिखिएगा, तब लिखाएगा आपको। यानी कहने का मतलब रिप्रेजेंट करने का भी तरीका अलग है। और हम लोग पहले अलजेब्रा में क्या पढ़ते थे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a+b इंटू a-b। उसी तरह से यहाँ भी कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आगे देखेंगे। पहले तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं क्या स्केलर, क्योंकि स्केलर यहाँ जो लिखा रहा है ना आज, बस इतना ही स्केलर पढ़ाएंगे, उसके बाद सिर्फ वेक्टर ही पढ़ेंगे हम लोग छठा में, है ना। इसके बहुत सारे कारण है और तरीके हैं, तो ज्यादा अब हम केस नहीं लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिंपली अब ये समझा रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल इसका जो भी होगा वो आपको कुछ तो एग्जाम्पल ऐसे ही पता चल जाएगा जिसमें डायरेक्शन नहीं हो। जैसे टाइम, टाइम में डायरेक्शन होता है क्या, आप कहते हैं कि 10 घंटा पढ़े हैं पूरब की ओर, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसा नहीं पढ़ते, बोलते हैं 10 घंटा पढ़े हैं। टाइम का स्केलर होता है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, मास, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होता है। कहते हैं दुकानदार को जाइए कहाँ, चीनी लाने के लिए, कहिए 5 किलो चीनी पूरब की ओर दे दो, 2 झापड़ मार के भगा देगा, कहेगा पगला गया, ज्यादा पढ़ लिया है ना। तो कहने का मतलब समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी में दिशा, डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो टाइम हो गया, ठीक है। लेंथ उसी तरह से होता है, लंबाई, है ना, लंबाई। जैसे आपसे कोई पूछेगा लंबाई कितना है, तब बोलिएगा 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, ऐसे थोड़ी बोलिएगा 6 फीट पूरब की ओर, बोल के देखिएगा कभी, मजा आ जाएगा आपको भी, है ना। उसी तरह से स्पीड, वर्क, एनर्जी,
ये सब जो टर्म है आजकल बहुत सारे टर्म है, टर्म की संख्या तो फिजिक्स में आपको नया नया टर्म अब जो पढ़ना है कम से कम 400-500 तरह का है, लेकिन वो 400-500 तरह आज ही पढ़ लीजिएगा तब कैसे काम बनेगा। आपको आगे भी पढ़ना है, मतलब आगे टॉपिक है वहां भी हम लोग को देखना है, ऐसा नहीं कि सब अभी यही देख लेंगे हम लोग। तो फिर नया नया चैप्टर पढ़ेंगे वहां नया नया टर्म आएगा, जैसे कि कुछ टर्म बोलते हैं आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, करंट एलिमेंट नया नाम सुने नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल, ये सब फिजिकल वाइंडिंग नाम भी नहीं सुने हैं आप लोग, तो कैसे उसको अभी हम डिफाइन कर दें यहाँ पर। तो चैप्टर बाई चैप्टर भी वेक्टर पढ़ेंगे और यहाँ भी वेक्टर पढ़ेंगे। शुरुआत में पहले पूरा का समरी पढ़ लेंगे, यूज कैसे करते हैं वो पढ़ लेंगे, फार्मूला पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे, और तब जब जो चैप्टर में आएगा वहां भी इसका यूज देखेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा हमको बात। इसीलिए यहाँ पर समरी में सब कुछ पढ़ा देंगे। तो ईटीसी लिख देते हैं, संख्या तो इसकी कम नहीं ना है, बहुत ज्यादा है। जैसे प्रेशर है, आप लोग कुछ कुछ टर्म जानते हैं, प्रेशर है ना, स्ट्रेन है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है एग्जांपल, जैसे आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम। देखिए नाम भी नया नया रहेगा, ऐसा नहीं कि नाम एक ही रहे, लीनियर मोमेंटम है ना, जो सब नहीं भी समझ में आए छोड़ दिएगा, टेंशन मत लीजिए। लीनियर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एटीसी, बहुत सारा टर्म है जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सारा टर्म है जो आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आप लोग बोलिए इन सभी में कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना चाहते हैं तो आप आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एराइज कीजिए, हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर करेंगे, क्योंकि अब ये बोर्ड मिटाएंगे हम, है ना। आप लोग को लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको देख करके पूछ लेना है कि समथिंग कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो। देखिए सिंपल बात याद रखिए कि भरोसा रखिए, आपका बेड़ा पार कर देंगे, जहां जाना है वहां तक पहुंचा देंगे, है ना। किन्हीं को आईआईटी जाना हो, जहां जाना, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो धीरे धीरे सिलेबस पढ़ाएंगे, हम तो सबको लेके चलेंगे, है ना। प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में क्या होता है ना, आपको सब कुछ सही लगता है, बाद में जब आपको टेंशन होगा ना, उस समय की बात होगी। जैसे कि आप 11 पढ़ लिए, आईआईटी में तो 11 ट्वेल्थ दोनों आएगा, 12th में पढ़ रहे हैं 11 से छूट गया, तो उस समय में आपको क्या करेंगे, जब आप लोग 12th में जाएंगे ना, तो 11th का एक रिवीजन से अलग से टाइम दे देते हैं, जिसमें पर डे रिवीजन, मतलब रिवीजन भी करवाते हैं, क्योंकि अपने से घर पर तो करते आप लोग नहीं। जैसे 10th में पढ़ते थे तो 9th का रिवीजन करते थे, तभी आप बात याद कीजिए, नहीं करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप 12th में पढ़ेंगे और 11th का रिवीजन नहीं होगा, तो बताइए आपके साथ क्या बीतेगा। जैसे ही जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अब जो है ना, पर डे रिवीजन चाहिए, पीछे वाला भी चीज आपको हर हाल में रिवाइज होना चाहिए। और देखिए एक बात और बता देते हैं, कुछ लोग नया ज्वाइन हुए हैं, अगर अभी मीटिंग कट जाएगा तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा 2-3 मिनट के अंदर ही फिर से दोबारा, क्योंकि एक बार 40 मिनट बाद मीटिंग कट जाएगा, एक मीटिंग और भी चलेगा उसके बाद। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। अब हम लोग को पढ़ना है टेंसर क्वांटिटी का, पहले डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि टेंसर फिर नहीं तो छूट जाता है, तो छूटा हुआ रह जाता है, तब वेक्टर की बात करेंगे। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है। तो देखिए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सिंपली समझ लीजिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction but not follow vector law of addition, law of addition is known as
टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, उसको टेंसर कहते हैं। एग्जाम्पल में करंट, आप इलेक्ट्रिक करंट की जो बात कर रहे हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं टर्म, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। याद कीजिए जब भी आप 10th क्लास, चलिए देखते हैं आगे और बात समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है और आपका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड भी है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। लेकिन क्या आप कभी समझने की कोशिश किए हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है? लेकिन आपको कोई अगर पहली बार पूछे तो सबसे पहले बोलना है कि सर स्केलर है, लेकिन ये टेंसर है। क्या है? टेंसर है, क्योंकि डायरेक्शन के बाद भी वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। करंट में 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 ही एम्पियर होगा, इसमें वैल्यू नहीं होगा कि 1 से लेकर के 5 के बीच में कोई भी होगा। उसी तरह से एक टर्म नया है जो आप नहीं जानते हैं, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर मास गुने डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इसमें भी जो है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह भी क्या है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन हम लोग बाद में करते रहेंगे, अभी जिस चैप्टर में जहां आएगा वहां पर करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टेंसर कहते किसको हैं, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, उसको हम लोग टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंसर कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब वेक्टर की बात करते हैं, जो वेक्टर मेनली हमको पढ़ना है। यानी कि टेंसर और स्केलर खत्म हुआ, क्योंकि वो सब पहले से आप काम जानते हैं। वेक्टर को पहली बार पढ़ेंगे और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक भी है। बस सोच लीजिए अच्छी तरह से, क्या है, एकदम अत्यंत आवश्यक भी है। बस इतनी ही समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, क्या बोले, अत्यंत आवश्यक भी है एट एनी कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा। देखिए बात करते हैं, ध्यान समझते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मेन हेडिंग है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो वेक्टर का डेफिनेशन आप स्टैंडर्ड भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which have magnitude as well as direction and follow, क्या, follow and follow vector law of addition, vector law of addition को ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन is known as vector physical quantity, vector physical quantity, है ना। इसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब आगे की बात करते हैं कि आखिर क्या होगा, ठीक है।
तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसके आगे क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना, रिप्रेजेंटेड बाई एरो, यानी एक तीर, देखिए रेड से बना रहे हैं इसको, तीर को बना रहे हैं, क्या चीज से बना रहे हैं, रेड कलम से बना रहे हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। तो रेड से जो बना रहे हैं उसको देखिएगा तो ऐसे एरो होता है, एकदम सीधा लाइन, ये एक बार भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा लाइन होना चाहिए ऑलरेडी। और आगे देखिए एक एरो रहता है, तीर रहता है। देखिए बात समझ लीजिए, ये जो एरो है ना, जो सिर्फ एरो है, यानी जिस पर ब्लैक कलर से फिर से हम पेंट कर दिए, ये जो शेप पार्ट है उसको हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड मतलब माथा। रेड पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये नहीं कि टेल इसको कहते हैं, पीछे को कहते हैं, टेल इसको नहीं कहते हैं, इस पूरे पार्ट को टेल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इस पूरे पार्ट को टेल कहते हैं। तो ये टेल हुआ, इस बात को समझ लीजिए। आने इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, इसमें दो पार्ट हुआ, एक हेड हुआ एक टेल हुआ। टेल पूरा पार्ट कहलाता है, जबकि हेड सिर्फ आगे का पोर्शन कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, हेड गिव्स डायरेक्शन बट टेल गिव्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बात समझने की कोशिश कीजिए फिर से, यानी कि अगर आपको कहीं लिखा है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5 मीटर ईस्ट की ओर है, और दूसरा एग्जाम्पल है 2 मीटर ईस्ट की ओर है। तो अगर 5 मीटर ईस्ट की ओर आप इतना बड़ा बनाए हैं, ये 5 मीटर है और ईस्ट इधर है, मान लिया डायरेक्शन, ऐसे भी ईस्ट हम लोग इधर मानते हैं, 5 मीटर है, तो 2 मीटर ईस्ट बनाइएगा तो ईस्ट की ओर ही बनाइए, आपको ये ईस्ट की ओर ही होगा। लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है 2 मीटर है, इसलिए याद कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं 5 मीटर को जितना लंबा बनाइएगा, 2 मीटर उसके अनुसार छोटा होना चाहिए। यानी कि अब आपको क्लियरली ये फिगर से पता चले कि आप जो रिप्रेजेंट किए हैं वो सही तरीका है। यानी कि ऐसा नहीं कि 5 मीटर इतना बड़ा, 2 मीटर एकदम इससे लंबा खींच दीजिए आगे जाके, तो गड़बड़ हो जाएगी बात। वो आपको नहीं कहलाएगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, हर हाल में फिगर में ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाइएगा वहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि 5 मीटर 2 मीटर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। बस सोच लीजिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर किसी लेटर पर, अगर किसी लेटर पर आपको एरो आ जाए, तीर का निशान आ जाए, इसको पढ़ेंगे क्या, तो इतना इज रीड एज, इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर ए। आप समझ लीजिए, इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, मतलब इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे, बात समझ लीजिए। और वेक्टर ए लिखेंगे तो यहाँ पर एरो नहीं दीजिएगा, यहाँ पर एरो दीजिएगा, तो फिर इसकी को, तो इतना को ही हम इसको कहते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इसी टर्म को हम लोग वेक्टर ए कहते हैं। अब इस पर एरो नहीं देना है आपको किसी भी कंडीशन में। अगर आप इस पर एरो दे दीजिएगा तो हो जाएगा वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा, ऐसा आप उसको पढ़िएगा। फिर तो गलत तरीका, तरीका को पहले सीखिए, तब ना हम लोग फिर एडिशन पढ़ेंगे। पहले तो टर्म को समझना पड़ेगा, इसको हम लोग वेक्टर ए पढ़ेंगे। उसी तरह से मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अगर आप लिख देते हैं वेक्टर ए, तो इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब ये नहीं लिखना है, अगर ये लिख दिए तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा वो, तो गिवन बाई दो तरीका से, या तो आप वेक्टर को लिख करके उस पर मॉड लगा दिए, मॉड खड़ा लाइन दूगो, इसको मॉड कहते हैं। मतलब कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई वेक्टर लिखा जाए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, या फिर ए। यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए।
थोड़ा देर के बाद बात करेंगे। सर 5 चलिए ईस्ट आप और आगे 2 देखिए, आप में क्या है ना। डिफरेंस है? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं फिर से। सर 5 ईस्ट और 2 ईस्ट में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। आप कितना मीटर आपका हाइट है? 4 फीट कि 5 फीट, ये बताइए। अब नहीं बोल रहे सर हैं, बोलिए ना, शर्माइए नहीं, आपको कोई देखने भी नहीं जा रहा है अभी। मान लिया आपका सर 4.5 फीट है, 5 हाँ फीट, और मान लिया कि मेरा 6 फीट हाइट है, और दोनों खड़े हैं, तो हमारा डायरेक्शन वेक्टर का ऊपर की ओर है, आपका भी ऊपर की ओर है, तो दोनों में क्या अंतर है? सर हाइट लेंथ का का अंतर है ना, यस सर। हाइट का डिफरेंस है ना, तो वही हाइट के डिफरेंस को टेल से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही है, इसलिए सेम डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा कितना है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये टेल। अगर 5 मीटर इतना लंबा है तो 2 मीटर तो उससे छोटा होना चाहिए ना, रिप्रेजेंटेशन में भी। एग्जैक्ट तो नहीं, कम से कम अंदाजा तो लगाने आना चाहिए, ये बात हम बोल रहे हैं। और कोई बात है किन्हीं को तो पूछिए, बेहिचक पूछिए, डर कोई बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट अगर जो आप नहीं पूछेंगे, हो सकता है आगे किसी चैप्टर में आपको बहुत परेशान कर दे। तो देखिए अब आगे बढ़ते, लिखिएगा नहीं कोई, साथ साथ सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम उनको, हाँ कोई पूछना चाह रहे हैं, सर बोलिए। हाँ वैसे ए के ऊपर जो एरो है उसके बगल में जो पैरेलल लाइन है उसको सर क्या बोलेंगे नोट के? मॉड, मॉड। फिर से वीडियो देखिए ना, रिपीट करके, उसमें सब बोलते रहते हूँ, सब रहता है रिपीट करके। मॉड, ठीक है, और मैथ का टर्म है, उसको मॉड कहते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, वेक्टर में भी अभी बहुत सारा चीज जानना है। तो देखिए एक बात तो जान गए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हम लोग उसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली लेटर लिख करके करते हैं। दो तरीके से करते हैं, सिंपली लेटर लिख करके करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, आपको उस तरह से, मतलब कि आप बात समझ लीजिए, मॉड लगा करके या सिंपली लेटर लिख दीजिए तो भी मैग्नीट्यूड कहलाता है। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं ना, मॉड का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि उसको लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली लेटर लिख के ही काम चला देते हैं। बस समझ लीजिए इसी तरह से, अच्छी तरह से। तो ये हुआ वेक्टर, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर कितने तरह का होता है? तो वेक्टर तो बहुत तरह का है, जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 6, 7, 8 पढ़ना है, और हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाएंगे, 10, 12, 13, 14 पढ़ा देंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। और टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने से क्या फायदा होगा ना, कि आगे जब वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आएगा, एकदम अच्छे तरह से समझ में आएगा। बस इतना ही सोच लीजिए और समझ लीजिए बात को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले क्या चलेगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए टर्मिनोलॉजी एक्चुअली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, टर्म पढ़ेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे, कुछ कुछ नया टर्म सीखेंगे। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे? तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो उसको को इनिशियल कहेंगे। को मतलब एक जगह, इनिशियल मतलब शुरुआत। को मीन्स एक जगह, इनिशियल मीन्स शुरुआत। तो को इनिशियल वेक्टर में क्या लिखेंगे, इफ टू और मोर देन टू वेक्टर originate from same point, originate from same point, same point. If two or more than two vectors originate from same point, then vectors are known as co-initial vector. क्या? Co-initial vector. इसमें आप लिख सकते हैं ऐसा, जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे ओरिजिनेट किया, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, कहीं भी जा सकता है। और भी वेक्टर आप बना सकते हैं, हम 3 ही का 4, 5, 10 बना दीजिए। मान लेते हैं कि वेक्टर ए था, ये मान लेते हैं कि वेक्टर बी था, ये मान लेते हैं वेक्टर सी था।
आप आपको फिगर ऐसा ही उतारना, ऐसा कोई होता, आप इधर भी खींच के वेक्टर सी दिखा सकते हैं। तो सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर बी जो है, वेक्टर सी जो है, आर को इनिशियल वेक्टर है। क्या है? को इनिशियल वेक्टर है। इस बात को समझ लीजिए, ये हो गया को इनिशियल वेक्टर हो गया। उसी तरह से एक दूसरा टर्म है को प्लेनर वेक्टर है। क्या है? को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर यानी को प्लेनर वेक्टर क्या होता है? तो सिंपल सा बात समझ लीजिए, को मतलब एक जगह, और प्लेन मतलब समतल जगह। समतल जगह मतलब एकदम आपका कॉपी या मेरा बोर्ड। जैसे मेरा बोर्ड पर ये पेन यहाँ पर है रेड वाला, ये वाला पेन यहाँ है ब्लैक वाला, है ना, और एक पेन ये है जो ब्लू वाला है जो इधर है। और तीनों देखिए बोर्ड में सटा हुआ है कि तीनों बोर्ड से अलग अलग है? ये बताइए, लीजिए अब। अच्छा, दिखने के लिए इधर से दिखा देते हैं। आप बताइए, तीनों पेन बोर्ड पर सटा हुआ है या फिर आपका ऊपर उठा हुआ है? तो तीनों पेन यदि बोर्ड पर सटा हुआ है तो तीनों पेन जो हुआ ये कोप्लेनर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसमें यदि कोई एक वेक्टर ऐसे खड़ा हो जाए तब कोप्लेनर नहीं होगा। को मतलब एक जगह और सारा वेक्टर प्लेन पर रहे, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी यहां पर लिख सकते हैं अच्छे से हम लोग कि इफ टू और मोर देन टू वेक्टर lies on same plane, if two or more than two vector lies on same plane, then vectors are known as coplanar vector. क्या? coplanar vector, कोप्लेनर वेक्टर। बात समझ लीजिए, इसको क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, इसको कोप्लेनर कहते हैं, एक प्लेन पर। तो इसका जब फिगर बनाने चलिएगा तब पहले एक प्लेन सरफेस बनाना पड़ेगा आपको, तभी काम आगे बढ़ेगा। बिना प्लेन सरफेस का आप काम नहीं करते हैं। यानी एक प्लेन सरफेस बनाना पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा आपका, अन्यथा काम यहाँ पर नहीं चलेगा। बात समझिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो कोप्लेनर में अगर बात करते हैं आप, तो एक वेक्टर इधर बना दीजिए, एक वेक्टर इधर बना दीजिए, एक वेक्टर मन करे तो इधर बना, जो जिधर मन करे बनाइए, लेकिन प्लेन पर रखा होना चाहिए। तो वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा, और मान लेते हैं कि वेक्टर सी होगा। तो ये सारा वेक्टर जो है क्या है? आपका कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि सब एक ही प्लेन में है। याद कर लीजिए, समझ में बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, तभी आपका काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर को प्लेनर वेक्टर है। देखिए, आप एबीसी को पी क्यू आर एक्स वाई जेड जो मन करे वो मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझ लीजिए। इस दोनों में अगर किन्हीं को कोई भी थोड़ा सा कष्ट हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अगले डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला डेफिनेशन जो है आपका क्या है वो समझ लीजिए। एक है फिक्स्ड वेक्टर और एक है फ्री वेक्टर। आप दोनों टर्म का मीनिंग दिमाग में सोचिए। अब हम पूछेंगे कि क्या उसको कहते हैं, फ्री वेक्टर किसको कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर किसको कहेंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब बात सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब समझ में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, आप फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर की बात करेंगे कि आखिर क्या होता है। देखिए, तीसरा नंबर में है आपका फ्री वेक्टर। नाम है फ्री वेक्टर। यह कहता है इफ टेल ऑफ अ वेक्टर is free, if tail of a vector is free, then vector is known as free vector. Free vector
देखिए दो का एग्जांपल एक साथ समझाएंगे, इसलिए अगला लिख रहे हैं फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर if tail of a vector is fixed, then vector is known as fixed vector। क्या? फिक्स्ड वेक्टर। अब दोनों को एक साथ समझिए, फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर को डायग्राम से एक साथ समझिए कि क्या आखिर हम कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर कोई वेक्टर हो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ तिरछा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये फ्री वेक्टर है, एग्जांपल में लिख रहे हैं, पहला एग्जांपल है जो फ्री वेक्टर का है और दूसरा एग्जांपल जो है आपका, आप किसी भी डायरेक्शन दिखाइए, उसी डायरेक्शन में दिखाइए या नीचे दिखाइए, जो करना है करके दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये है आपका फिक्स्ड वेक्टर है। क्या है? फिक्स्ड वेक्टर है। तो देखिए फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर में क्या अंतर होगा वो समझिए। मान लेते हैं इसको वेक्टर बी है, अगर ये फ्री वेक्टर है ना तो इसके टेल पर जो है ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन फिक्स्ड वेक्टर के टेल पर ऐसा थोड़ा सा डॉट ऐसे बनाया रहेगा, गाढ़ा करके, बड़ा मोटा। अगर कहीं वेक्टर में ऐसा दिख जाए तो इसको कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर, और वैसा नहीं दिखे तो उसको कहते हैं फ्री वेक्टर। बात समझ आया? दोनों में डिफरेंस क्या है फिक्स और फ्री वेक्टर में? रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है उसकी बात हम किए हैं। वेक्टर ए आपको इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर बी जो है फिक्स वेक्टर आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर क्या है उस पॉइंट को लिखते हैं। देखिए अंतर क्या है, नोट पॉइंट में तो ये लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर फ्री वेक्टर को शिफ्ट किया जाएगा जबकि फिक्स वेक्टर को शिफ्ट नहीं किया जाता है। फ्री वेक्टर कैन बी शिफ्टेड बट फिक्स्ड वेक्टर नेवर बी शिफ्टेड। अब शिफ्टेड का मतलब क्या होता है? शिफ्ट मतलब होता नहीं, कहते हैं रूम शिफ्ट किए हैं, घर शिफ्ट किए हैं, मकान शिफ्ट किए हैं, शिफ्ट नहीं, ड्यूटी में शिफ्टिंग, सब जगह शिफ्टिंग। SHIFT शिफ्टिंग मतलब होता है जगह बदल देना, पोजीशन बदल देना, अवस्था बदल देना। जो आप बोल सकते हैं सब बोलिए, जगह पोजीशन अवस्था जो बोलना है बोलिए, सब आपका क्या है, आपका ये आपका फिक्स वेक्टर आती, मतलब कि फ्री वेक्टर का काम होगा। और फिक्स वेक्टर में आपको ये शिफ्टिंग नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अगला पॉइंट में, ये पहला पॉइंट हुआ, ड्यूरिंग शिफ्टिंग, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर डायरेक्शन ऑफ फ्री वेक्टर नेवर चेंज। शिफ्टिंग के दौरान वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है। शिफ्ट मतलब जगह बदलना है, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं करना है। इधर समझिए बात को, इधर घेर रहे हैं, मतलब इसके नीचे जो है उसके बाद उधर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तहत ये बताइए कि अगर कोई वेक्टर इधर है, अगर ये वेक्टर जो है आपका इस डायरेक्शन में ऐसे है, ये वेक्टर ए है, अगर इसको शिफ्ट करके आप इधर ले आइए, ऐसा ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, कहीं भी रखिए, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये ईस्ट की ओर है, ये भी ईस्ट की ओर है और ये भी ईस्ट की ओर है, तब शिफ्टिंग कहलाएगा। इस वेक्टर को आप यहाँ ले आए हैं, इसी वेक्टर को यहाँ ले आए हैं, तो ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहलाया, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। लेकिन ऐसा जो होगा, दूसरा एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर कोई वेक्टर बी आपका इधर है, ऐसे डाउनवर्ड है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इसको शिफ्ट करके आप नीचे लाए हैं लेकिन तिरछा कर दिए, या इसी के सामने ऐसे कर दिए, तो ये शिफ्टिंग नहीं कहलाएगा, ये नॉट शिफ्टिंग हुआ। नॉट शिफ्टिंग में आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। कहे सर क्यों? तो उसका रीजन बोले। स्पेसिफिक वर्ड का मतलब समझते हैं? स्पेसिफिक नहीं कहते हैं, स्पेशल।
स्पेशल मतलब होता है एकदम खास। खास मतलब समझ रहे हैं ना, सिर्फ आपके लिए एकदम खास है। तो आपके लिए खास का मतलब क्या हुआ, नहीं कहते हैं हमारे लिए बहुत ही खास है। अब क्या चीज खास है आपके लिए पता नहीं, लेकिन वेक्टर के लिए खास है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है शिफ्टिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि हर एक वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होता है। अगर डायरेक्शन आप बदल दिए तो वेक्टर का नाम ही बदल जाएगा। जो ईस्ट की ओर है उसको वेस्ट की ओर कर दिए, नॉर्थ की ओर कर दिए, तो डायरेक्शन ही बदल गया, वो वेक्टर रहा ही नहीं। वेक्टर इज अ स्पेसिफिक, एकदम खास होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। बात समझ लीजिए, स्पेसिफिक है, एकदम खास है, बस सोच लीजिए एकदम खास है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए आप इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल से एग्जांपल एक बताते हैं। यह पेन जो है अभी मेरे हाथ पर जो है, ये वाला ब्लू वाला जो पेन दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए पूरब की ओर रखा हुआ है। इस पेन को उठा करके आपके घर में जाके आपके रूम में अगर पूरब की ओर रख दिए तो ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहलाएगा। लेकिन इस पेन को उठा के आपके रूम में पश्चिम को रख देंगे तो शिफ्टिंग ये नहीं कहलाएगा। एकदम क्लियरली बात समझ में आ गया ना? हम कह रहे हैं पहले कि एक बार पहले समझ लीजिए, फिर दोबारा आज जब वीडियो अपलोड कर देंगे रात होते होते, तो फिर एक बार इसको देख करके कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, तब मजा आ जाएगा, तब सब याद हो जाएगा दोबारा, है ना? तो आप समझ क्यों होंगे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर किसको कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं अगले डिफिनीशन पर। तो शिफ्टिंग के दौरान डायरेक्शन नहीं चेंज करना, इस बात को ध्यान देना है। तो कैसे इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? तो अब हम आपको जरूरत के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तुरंत बोर्ड पर क्वेश्चन आएगा और आप लोग से डाउट पूछा जाएगा कि आप क्या समझे हैं और क्या नहीं समझे हैं। देखिए हम दो फिगर बना रहे हैं, तीन फिगर बना रहे हैं। आप लोग को रीजन के साथ जवाब देना है। जैसे यहाँ पर एक आपका प्लेन बना दिए हैं, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? यहाँ पर भी एक्स वाई प्लेन, ठीक है? यहाँ पर एक वेक्टर जो है ऐसा है आपका, जिसका नाम है वेक्टर ए। एक वेक्टर जो है आपका ऐसा है, यहाँ पर ये है वेक्टर बी, और एक वेक्टर जो है यहाँ पर है आपका ऐसे है, इधर है ये वेक्टर सी है, ऐसा है। देख लीजिए यहाँ से शुरुआत है, ये वेक्टर सी है। मतलब एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, इस बात को समझ लीजिए। तीन वेक्टर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पर हम बना रहे हैं ऐसा, और लिख दिए कि वेक्टर सी है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए है। क्या दोनों फिगर सेम है या अलग अलग है? आप लोग सोचिए। यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसे हैं, और वहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी वैसे हैं। दोनों फिगर सेम है या अलग है? बोलिए आप लोग। अब सेम है क्यों सेम है? रीजन? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए ये वेक्टर क्या है आपका? सेम है 100%। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग। अब देखिए क्वेश्चन में कहाँ धोखा खाइएगा। जब क्वेश्चन हम बनाने के लिए देंगे तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया रहेगा। अब क्वेश्चन में हमारे तीन वेक्टर ऐसे हैं, कोई टीचर उसको तुरंत ऐसे कन्वर्ट करके सॉल्यूशन कर देंगे, कोई यहीं से सॉल्यूशन कर देंगे, और आपको लगेगा कि अरे सब जगह अलग अलग तरह से सॉल्यूशन है। तो अलग अलग तरह से सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप बात को नहीं समझे इसलिए आपको अलग दिख रहा है। ये दोनों वेक्टर 100% सेम है, और ये शिफ्टिंग का एग्जाम्पल भी है ना? ये एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग है। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ है, एग्जाम्पल ऑफ शिफ्टिंग है। ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है, यानी शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब एक नोट पॉइंट अगला देखते हैं।
देखिए याद कीजिए, कोइनिशियल वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, अगर आपका कोप्लेनर वेक्टर है, ये कोप्लेनर है कि नहीं ये बात बताइए, ये कोप्लेनर वेक्टर है, सब एक ही प्लेन में था, ये सारा कोप्लेनर है कि अलग अलग है, बोलिए जल्दी से। ये कोप्लेनर वेक्टर है तो वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, ये भी कोप्लेनर है वो भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है वो भी कोप्लेनर है, लेकिन ये आपका कोइनिशियल भी है, ये कोइनिशियल भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से बात को समझिए, वहां कोइनिशियल कर दिए थे, कोप्लेनर भी है, ये कोप्लेनर प्लस कोइनिशियल है, लेकिन ये कोप्लेनर है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यह 3 पेन है मेरे पास और तीनों पेन एक ही प्लेन में है, रखा हुआ मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो ये कोइनिशियल भी है कोप्लेनर भी है। लेकिन अगर ये तीनों ऐसे रखा हुआ है, एक हाथ पर ऐसे वो खड़ा कर दिए हैं, तो ये कोइनिशियल तो है लेकिन कोप्लेनर नहीं है। मतलब ये हाथ को प्लेन मान रहे हैं, इस हाथ को, तो याद कीजिए इस हाथ को अगर प्लेन मान रहे हैं तो 2 पेन यहाँ प्लेन में है, एक वो है उस पर खड़ा है ब्लू वाला, तो ये कोप्लेनर कोइनिशियल तो है लेकिन कोप्लेनर तीनों नहीं है। यानी बात समझिए, जितना भी कोइनिशियल सॉरी जितना भी कोप्लेनर वेक्टर होगा, जितना भी कोप्लेनर वेक्टर होगा वह हर हाल में कोइनिशियल वेक्टर होगा। फ्री वेक्टर का ही बात होता है यहाँ पर, फिक्स वेक्टर का बात यूज नहीं होता, उसका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमने क्या कहा, जितना भी कोप्लेनर वेक्टर होगा सबका सब कोइनिशियल होगा, लेकिन कोइनिशियल वेक्टर जो है कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को समझिए। यानी हम कहने की बात ये कह रहे हैं कि कोइनिशियल जो है कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोप्लेनर हर हाल में कोइनिशियल होगा। इस बात को लिखना पड़ेगा कि नहीं, समझना कि आप लोगों को कोई डिस्कशन करना, बोलिए जल्दी से। तो लिख सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर इज ऑलवेज कोइनिशियल वेक्टर, बट कोइनिशियल वेक्टर में बी कोप्लेनर वेक्टर। प्लेनर वेक्टर मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। यानी कि कोइनिशियल वेक्टर जो है आपका कोप्लेनर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोप्लेनर हमेशा क्या होगा, कोइनिशियल वेक्टर होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो हम लोग 4 गो डेफिनेशन पढ़े हैं, है ना। सबसे पहले कोइनिशियल का पढ़े हैं, फिर कोप्लेनर का पढ़े हैं, फिर फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर पढ़े हैं। एक होता है नाम 5वां में लिख रहे हैं, जिसका नाम है जीरो वेक्टर। क्या नाम है, जीरो वेक्टर। इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। नल का मतलब जीरो होता है, याद कर लिया आज के बाद, इसी नल को जीरो कहते हैं। तो नाम एक ही है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है ना। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो कहता है इफ यदि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज जीरो, then vectors is known as null vector। क्या, नल वेक्टर। अब बताइए, आप लोग समझ सकते हैं बात को, क्या जीरो वेक्टर को कभी कॉपी पर डिनोट कर सकते हैं, कभी समझा सकते हैं कॉपी पर, जीरो वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट भी डालते हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी पॉइंट का मैग्नीट्यूड जरूर होता है, लंबाई चौड़ाई जरूर होता है, यानी जीरो वेक्टर को कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो जीरो वेक्टर की कल्पना क्यों कर रहे हैं, नल वेक्टर की कल्पना क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको बहुत जगह जीरो वेक्टर का यूज आएगा और इसका क्वेश्चन भी डेंजर हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर की कल्पना कहाँ होगा, तो एकदम आसान है कल्पना करना। आप क्या कीजिए, डेली ये यूज करते होंगे घर पर भाई बहन में लड़ाई में। आप याद कीजिए, इस पेन को कोई उधर की ओर खींचे,
और हम इधर की ओर खींचे और दोनों इतने ही जोर से खींचे कि पेन हिले भी नहीं, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो उसको कहते हैं नल या 0 पॉइंट। तो नल पॉइंट या 0 पॉइंट का मतलब यही होता है, नल वेक्टर 0 वेक्टर का मतलब यही होता है, यानी वेक्टर समेशन के बाद रिजल्टेंट 0 हो जाए तो उसको नल वेक्टर या 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो 5 डिफिनेशन आज हो गया है। अगले क्लास में इसके आगे डिफिनेशन समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अच्छे से देखिए, एक बात और कर लीजिए, वेक्टर जो है ना, ट्रीगो जो 10th क्लास में पढ़े हैं और 9th 10th में जो कोऑर्डिनेट पढ़े ज्योमेट्री, उसका मिक्सचर है। मिक्सचर खाने, मिक्सचर खाने में बहुत मजा आता है, खट्टा मीठा तीता सब लगता है, वही मिक्सचर है। तो आप लोग कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा समझ के रखिएगा। कोऑर्डिनेट का ऐसे हम समझाएंगे ही, हमको पता है कि आप मेरे को भूल गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले से रिवीजन करके रखिएगा तो मजा आ जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब थोड़ा याद करके रखिएगा ना, तो वेक्टर में मजा आ जाएगा। क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, आपको लग रहा है अलग, बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों का मिक्सचर है ये। आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप याद कीजिए, बहुत सारा चीज फॉर्मूला आप रटे हैं 9th 10th में, यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगा फट से, आपको पता भी नहीं चलेगा और तुरंत तुरंत निकालने का